नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके चैनल फार्मेसी पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम फिर से ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के टॉप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और दोस्तों आज हम 2 यूनिट करने वाले हैं। और दोस्तों जो हमारी पहली यूनिट है, यूनिट 4, वो हमारा है ड्रग हाउस मैनेजमेंट। और यूनिट 5 जो हमारा है वो होने वाला है इन्वेंट्री कंट्रोल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं यूनिट 4 ड्रग हाउस मैनेजमेंट और यूनिट 5 इसमें दिया है इन्वेंट्री कंट्रोल। आज हम ये 2 चैप्टर करने वाले हैं, क्योंकि ड्रग हाउस मैनेजमेंट में दोस्तों जो क्वेश्चन है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चन है वो बहुत ही कम है, तो जिससे वीडियो बहुत ही ज़्यादा छोटी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर पहला सवाल देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पूछा है द सिलेक्शन ऑफ साइट फॉर ए न्यू ड्रग स्टोर आर। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप कोई न्यू मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं तो दोस्तों आप वहाँ पर कौन कौन से फैक्टर को अपने दोस्तों जो उसका फैक्टर होगा, क्राइटेरिया उसका क्या होगा दोस्तों, आपके दिमाग में क्या क्या फैक्टर चल रहा होगा। तो दोस्तों पहला फैक्टर होता है बिजनेस लोकेलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका शॉप होगा वो किसी ऐसे ही स्पेस पे होगा जहाँ पर बिजनेस एक्टिविटी होती हो। इसके अलावा दोस्तों इसमें सेकंड दिया है पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आप अपना मेडिकल शॉप खोलेंगे वहाँ पर वहाँ पर पॉपुलेशन होना चाहिए और इसके अलावा रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए, तो आपका शॉप अच्छा चलेगा। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है नेबरहुड ऑफ हॉस्पिटल, यानी कि दोस्तों जो भी आपका शॉप ओपन होगा उसके आसपास हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, इस तरह के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए। एंड ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर्स आप अपने ध्यान में रखेंगे कि बिजनेस लोकेलिटी अच्छा हो, इसके अलावा पॉपुलेटेड रेजिडेंशियल एरिया हो, नेबरहुड ऑफ हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, ईटीसी एंड ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों आप ये सब फैक्टर्स अपने ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें कुछ और भी फैक्टर्स चले जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है फ्लो ऑफ ट्रैफिक। जी हाँ दोस्तों, वहाँ पर ट्रैफिक का फ्लो अच्छा हो, यानी कि वहाँ पर दूर दूर से या फिर आस पास से भी लोग वहाँ पर दोस्तों आ सकें। इसके अलावा दोस्तों वो एरिया डेवलपिंग एरिया होना चाहिए और इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी होनी चाहिए और दोस्तों वहाँ पर बिजनेस कंपटीशन कम होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जहाँ भी आप अपना न्यू मेडिकल स्टोर या फिर ड्रग स्टोर ओपन करने वाले हैं वहाँ पर पहले से ज़्यादा दुकानें नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों ये सब फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हैं फॉर ओपनिंग ए न्यू मेडिकल स्टोर। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है और इसमें पूछा है कि लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर ए ड्रग स्टोर आर। जी हाँ दोस्तों, जो भी कानूनी रिक्वायरमेंट होती हैं, लीगल रिक्वायरमेंट होती हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि मस्ट ए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट इफ़ नॉट अपॉइंट ए फार्मासिस्ट। जी हाँ दोस्तों, एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है और इसके अलावा प्रोप्राइटर जो है वो अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो वो एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट को अपने यहाँ हायर कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो शॉप का एरिया होना चाहिए वो मिनिमम 150 स्क्वायर फुट होना चाहिए। इसके अलावा इसमें दिया ड्रग लाइसेंस अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। जी हाँ दोस्तों, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अनुसार FDA से एक ड्रग लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है एक शॉप को ओपन करने के लिए। तो और दोस्तों इसमें दिया है ऑल ऑफ दी अबव। तो दोस्तों ये सभी लीगल रिक्वायरमेंट होती है, आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं और आपको पहले से भी पता होगा। तो दोस्तों ये सभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। और दोस्तों इसके अलावा और क्या रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके पास एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज होना चाहिए। इसमें दिया है ए रेफ्रिजरेटर इन द शॉप एंड एडिक्वेट रेक एंड सेल्फ्स फॉर प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स। जी हाँ दोस्तों, जो आपका रेक होता है, तो रेक हो गया, काउंटर हो गया, दोस्तों ये सब चीज़ें आपके शॉप में होनी चाहिए, जिससे कि आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर स्टोरेज हो सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो इसके अंदर पूछा है द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर ए फार्मासिस्ट टू ओपन ए न्यू ड्रग स्टोर। तो दोस्तों जो आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है वो आपका डिप्लोमा फार्मेसी होता है, आपको पता ही होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है और दोस्तों इसमें पूछा है कि दी रेफ्रिजरेटर इज नेसेसरी फॉर स्टोरेज ऑफ। जी दोस्तों, जो भी हमारा कुछ एंटीबायोटिक्स होते हैं, इसके अलावा विटामिन होती हैं, वैक्सीन होते हैं, सीरा होते हैं या फिर एंजाइमेटिक प्रिपरेशन होते हैं, आपका इंसुलिन होता है। तो दोस्तों ये सभी प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए लेस टेम्परेचर यानी कि कम तापमान की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की आवश्यकता होती है। तो हमारा ऑल ऑफ दी अबव का जो ऑप्शन है
ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग इज। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो दोस्तों आपको वहाँ पर परचेजिंग करना पड़ेगा, यानी कि दोस्तों आपको मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर से आपको प्रोडक्ट्स बाई करने पड़ेंगे। तो दोस्तों कौन कौन से ऑब्जेक्टिव होते हैं परचेजिंग के अंदर, यानी कि परचेजिंग के अंदर दोस्तों वहाँ पर आप किस फैक्टर्स को अपने ध्यान में रखते हैं। तो उसमें दिया है राइट प्राइस। यहाँ दोस्तों ये फैक्टर होगा कि जो भी आप प्रोडक्ट लेने वाले हैं वो आपको सही दाम पे मिले, उसका प्राइस ठीक ठाक रहे। इसके अलावा दोस्तों इसमें दिया राइट क्वालिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी प्रोडक्ट आप लेंगे उसकी क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। और दोस्तों जो आप बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पर आप जो भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे दोस्तों उसका टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट होगा। दोस्तों जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, आपने एक आइसक्रीम का शॉप खोला है, तो दोस्तों जो आपकी आइसक्रीम होती है वो आपकी गर्मियों में ज़्यादा बिकती है। तो दोस्तों जो भी आपका आइसक्रीम का ऑर्डर होगा वो आप विंटर में नहीं करेंगे, यानी कि ठंडियों में नहीं करेंगे, वरना आपका नुकसान हो जाएगा। आप ज़्यादा ऑर्डर गर्मियों के अंदर यानी कि समर के अंदर ही जो भी आपका होलसेलर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, उसको आप देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक राइट टाइम भी इम्पोर्टेंट कर जाता है, यानी कि परचेजिंग के अंदर हमारा राइट प्राइस, राइट क्वालिटी और राइट टाइम जो है ये सभी फैक्टर हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स होते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे दिया है अदर्स ऑब्जेक्टिव्स आर। तो दोस्तों इसके अलावा राइट सोर्स भी होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एक अच्छा मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है राइट क्वांटिटी। जी हाँ दोस्तों, आपको दोस्तों इसमें लिखा है क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। आपको किस मात्रा में यानी कि आपको किस क्वांटिटी के अंदर परचेज करनी है दोस्तों, ये भी एक फैक्टर रखता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है और इसमें दिया है कि फैक्टर कंसिडरिंग वाइल सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। जी हाँ दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, मेडिसिन का बिजनेस कर रहे हैं या फिर कोई भी बिजनेस कर रहे हैं A to Z, तो दोस्तों वहाँ पर आपको सप्लायर की आवश्यकता होती है, मैन्युफैक्चरर या फिर होलसेलर की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों वहाँ पर आप सप्लायर दोस्तों अब इसके बाद आपको सप्लायर का सिलेक्शन करना पड़ेगा। तो दोस्तों आप किन बातों को ध्यान में रखेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं। जैसे इसमें दिया है कि आपका मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपका होलसेलर है, इसके अलावा मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा उसका फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छा होना चाहिए, ताकि वो आपको लोन पर या फिर क्रेडिट पर आपको प्रोडक्ट दे सके। दोस्तों इसके अलावा इसमें लिखा है सर्विस फैसिलिटी। जी हाँ दोस्तों, जो भी सप्लायर होगा, मैन्युफैक्चरर होगा, होलसेलर होगा दोस्तों, उसकी सर्विस फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर्स होते हैं जो कि दोस्तों आपको कंसीडर करनी चाहिए वाइल सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स में। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं, चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया मैनेजमेंट ऑफ फैक्ट्री। यहाँ दोस्तों जो भी मैन्युफैक्चरर होगा, प्रोड्यूसर होगा दोस्तों, कंपनी होगी, वहाँ का मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो भी होलसेलर है और आपका प्रोड्यूसर है या फिर मैन्युफैक्चरर है दोस्तों, उसका बिजनेस रेपुटेशन और उसका मार्केट वैल्यू भी अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी फैक्टर्स हम ध्यान में रखते हैं सिलेक्शन ऑफ सप्लायर्स के टाइम। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ चुका है और इसमें लिखा है कि टाइप्स ऑफ टेंडर आर। दोस्तों आपने ठेका का नाम सुना होगा, देसी में इसको ठेका ही बोलते हैं, ठेका, और दोस्तों इसको इंग्लिश में टेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया है टाइप्स ऑफ टेंडर, यानी कि टेंडर कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों हमारे टेंडर बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें लिखा है ओपन टेंडर, इसके अलावा लिमिटेड टेंडर, सिंगल टेंडर और एक दोस्तों ओरल टेंडर भी होता है, ओरल टेंडर। तो दोस्तों इसका कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, इसलिए हम इसको ओरल टेंडर बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आज 3 टेंडर देखने वाले हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर जो है ये टाइप्स ऑफ टेंडर हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं और इसके बाद मैं आपको सभी टेंडर एक एक करके समझा देने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पर लिखा है ओपन टेंडर्स क्या होते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है ओपन टेंडर्स आप, तो दोस्तों जब कोई टेंडर न्यूज़पेपर के अंदर यानी कि विज्ञापन करके दिया जाता है और दोस्तों उस टेंडर के अंदर कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, तो दोस्तों उसको ओपन टेंडर कहते हैं। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। लेकिन दोस्तों अब इसके अलावा इसमें पॉइंट 2 और पॉइंट 3 दिया है, जिसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों जब हम डायरेक्ट इन्विटेशन अब इसके बाद दोस्तों जब हम टेंडर के लिए डायरेक्ट इन्विटेशन
करते हैं टू लिमिटेड नंबर ऑफ फर्म्स। तो दोस्तों इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लिमिटेड टेंडर। दो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वर्ड आ गया है लिमिटेड, इसका मतलब ये हमारा लिमिटेड टेंडर के बारे में सही है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है टू इन्विटेशन टू ओनली वन फर्म ओनली। जी हाँ दोस्तों, जब हम टेंडर देते हैं किसी एक ही फर्म को देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम कहते हैं सिंगल टेंडर। तो दोस्तों आपको यहाँ पर ओपन टेंडर, लिमिटेड टेंडर और सिंगल टेंडर समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ये फार्मूला 100% याद रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि रिटेल प्राइस इज कैलकुलेटेड बाय फार्मूला। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है आरपी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिटेल प्राइस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिटेल प्राइस। रिटेल प्राइस इसका मतलब होता है, तो दोस्तों जो इसका फार्मूला होता है वो होता है MC प्लस CC प्लस PM प्लस PC इंटू 1 इंटू MAPE अपॉन 100 प्लस ED। दोस्तों अब यहाँ पर MC CC PM PC MAPE और AD लिखा है, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पर हम आ गए हैं और इसमें पूछा है कि द मीनिंग ऑफ MC CC PM PC ED एंड MAPE इन रिटेल प्राइस फार्मूला आर। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पे लिखा है RP का मतलब क्या होता है रिटेल प्राइस। या दोस्तों उसके बाद लिखा है MC का मतलब क्या होता है मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद दोस्तों लिखा है CC का मतलब क्या होता है कन्वर्जन कॉस्ट। उसके बाद लिखा है PM लिखा है दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल। तो दोस्तों इसके बाद क्या है, इसके बाद दिया है M और इसमें दिया है PC का मतलब क्या होता है पैकेजिंग चार्ज। और यहाँ पर दिया है MAPE का मतलब क्या हो जाता है मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेज। और ED का मतलब होता है एक्साइज ड्यूटी या फिर GST। दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से आपको मैं बता देता हूँ। दोस्तों जैसे आप कोई ब्रेड का बिजनेस कर रहे हैं, दोस्तों आपका ब्रेड का बिजनेस है, उसके बाद दोस्तों ब्रेड बनाने के लिए क्या चाहिए दोस्तों, उसके लिए जो भी आटा लगता है, मैदा लगता है, जो भी उसका रॉ मटेरियल लगता है दोस्तों, वो उसका मटेरियल कॉस्ट हो गया। उसके बाद दोस्तों रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बनाने के अंदर जो भी खर्चा हमारा आता है वो हमारा कन्वर्जन कॉस्ट हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपका ब्रेड बन गया, उसके बाद दोस्तों जो आपका ब्रेड बना उसको आपको पैकिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों जो खर्च पैकिंग के अंदर आएगा वो हमारा हो जाएगा कॉस्ट ऑफ पैकिंग मटेरियल। दोस्तों इसके बाद इसमें क्या दिया है पैकिंग चार्ज। तो दोस्तों जो भी हमारा पैकिंग के अंदर पैसा लगेगा, खर्च लगेगा, उस पर कुछ चार्ज भी लगेगा। तो दोस्तों ये हमारा पैकिंग चार्ज हो गया। उसके बाद दोस्तों जो आता है वो आता है MAPE यानी कि मैक्सिमम अलाउएबल पोस्ट, इसमें क्या है पोस्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद जो भी खर्चा आएगा जैसे आपका लेबर चार्ज हो गया, इसके अलावा बिजली का बिल हो गया, उसके अलावा दोस्तों आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्च हो गया। ये सभी चीज़ें दोस्तों आप MAP के अंदर ऐड कर लेंगे। और दोस्तों इसके बाद आपका आता है एक्साइज ड्यूटी या फिर GST। तो दोस्तों जो भी आपके प्रोडक्ट के ऊपर GST या फिर टैक्स लगता है वो आप यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद दोस्तों आप उसका रिटेल प्राइस कैलकुलेट कर लेंगे थ्रू दिस फार्मूला। तो दोस्तों आपको ये फार्मूला समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है और दोस्तों ये बेसिकली एक थ्योरी का क्वेश्चन है। तो मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ कि व्हाट इज कोडिफिकेशन क्या होता है। तो दोस्तों आप समझिए कि ये आपकी फैक्ट्री है या फिर ये आपका शॉप है और वहाँ पर ढेर सारे आइटम रखे हैं। तो दोस्तों अब इसमें क्या होता है, अब इसमें देखिए व्हाट इज कोडिफिकेशन। तो इसमें लिखा है असाइनिंग ए नंबर अल्फ़ाबेट कोड इन ए शॉप आर स्टोर टू फाइंड आउट प्रोडक्ट इजीली। जैसे दोस्तों आपके शॉप पर कोई कस्टमर आ गया और उसके बाद आपके शॉप पर ढेर सारा आइटम रखा हुआ है और दोस्तों इसके बाद कौन सा आइटम कहाँ रखा हुआ है दोस्तों, ये बात आपको याद नहीं रहती है। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको आपको एक कोड या फिर नंबर या फिर अल्फ़ाबेट अपॉइंट कर देना है। तो दोस्तों जैसे आपका ये मेडिकल स्टोर हो गया, तो दोस्तों जो आपका रेक 1 हो गया, रेक 2 हो गया, रेक 3 हो गया, तो दोस्तों आप यहाँ पर कोड असाइन कर देंगे। जैसे T फॉर टैबलेट, इसके बाद C फॉर कैप्सूल, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हो गया I का मतलब हो गया इंजेक्शन। तो दोस्तों इस प्रोसेस को ही हम कोडिफिकेशन कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कोडिफिकेशन का मतलब क्या होता है आपको अभी तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर हम
इसमें लिखा है असाइनिंग ए नंबर अल्फ़ाबेट कोड इन ए शॉप आर स्टोर टू फाइंड आउट प्रोडक्ट इजीली, जैसे टी फॉर टैबलेट। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर लिखा है आई फॉर इंजेक्शन, सी फॉर कैप्सूल। तो दोस्तों ये सभी कोडिफिकेशन का एग्जाम्पल होता है। तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम यूनिट 5 के चैप्टर देखने वाले हैं और जो हमारा चैप्टर है वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। तो चलिए दोस्तों इसको हम प्ले कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने क्वेश्चन नंबर आ चुका है पहला, और दोस्तों इसमें दिया है कि इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों जैसे कोई फैक्ट्री है तो उसके अंदर दोस्तों एक गिवन टाइम पीरियड के अंदर जो भी रॉ मटेरियल है, फ्यूल है, इसके अलावा ऑल मशीनरीज, सेमी प्रोसेस मटेरियल, फिनिश गुड एट एनी गिवन टाइम। तो दोस्तों ये सभी हमारा इन्वेंट्री होता है। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा ऑल ऑफ दी अबव का सही ऑप्शन है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 14 आ चुका है और इसमें दिया है कि द फंक्शन ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो दोस्तों हम इन्वेंट्री कंट्रोल क्यों करते हैं, तो उसमें दिया है टू कीप इन्वेंट्री अकॉर्डिंग टू मार्केट। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारा मार्केट के अंदर डिमांड है उसके अनुसार अपने फैक्ट्री के अंदर हम दोस्तों वहाँ पर हम प्रोडक्शन करेंगे या फिर दोस्तों हम रॉ मटेरियल का परचेजिंग करेंगे। इसके अलावा इसमें लिखा है टू फॉरकास्ट मार्केट एंड डिमांड ऑफ सप्लाई। या दोस्तों जो भी हमारा डिमांड ऑफ सप्लाई होने वाला है या फिर मार्केट के अंदर किस प्रोडक्ट का दोस्तों डिमांड कब होने वाला है। इसके अलावा टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है, खर्चे। जी हाँ दोस्तों, जो भी फैक्ट्री को चलाने के लिए, फर्म के चलाने के लिए खर्चे आ रहे हैं उसका रिकॉर्ड रखने के लिए। तो दोस्तों ये सभी फंक्शन होता है इन्वेंट्री कंट्रोल करने का। इसका मतलब हमारा ऑल ऑफ द अबव का ऑप्शन जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है और इसमें दिया है कि द मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो आपके बनते हैं एबीसी एनालिसिस से और वीईडी एनालिसिस से। तो दोस्तों आप इसको यूट्यूब पे जाकर एबीसी एनालिसिस और वीईडी एनालिसिस के दोस्तों आप एक अच्छे लेक्चर आप वहाँ पर देख लेंगे, जिससे कि आपको दोस्तों ये पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसमें लिखा है दी मेथड ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। तो दोस्तों ये होता है एबीसी एनालिसिस, वीईडी एनालिसिस, लीड टाइम एंड ऑल ऑफ दी अबव। दोस्तों इसके अलावा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सभी दोस्तों आपका इन्वेंट्री कंट्रोल के मेथड होते हैं। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑल ऑफ दी अबव का। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारे सामने अच्छा सा क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। और दोस्तों ये आपका एमपी के अंदर अभी जो डिप्लोमा फार्मेसी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसको पूछा गया था। तो दोस्तों इसमें दिया है द मीनिंग ऑफ एबीसी एनालिसिस आर। तो दोस्तों इसमें दिया है एप्पल, बॉय, कैट। इसमें से बहुत लोग मैक्सिमम लोग इसी पे लगा देंगे। दोस्तों ये सही नहीं है। तो दोस्तों जो हमारा एबीसी एनालिसिस होता है इसका फुल फॉर्म होता है वो होता है ऑलवेज बेटर कंट्रोल। यहाँ दोस्तों आप इस बात को याद रखेंगे। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा दूसरा वाला सही ऑप्शन है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 17 आ चुका है और इसमें पूछा है कि इन एबीसी एनालिसिस द स्ट्रिक्ट एक्शन रिक्वायर्ड ऑन। जी हाँ दोस्तों, इसमें लिखा स्ट्रिक्ट का मतलब एक्शन, यहाँ पे लिखा है स्ट्रिक्ट एक्शन या फिर आप इसको लिख सकते हैं स्ट्रिक्ट केयर भी आप इसको लिख सकते हैं। स्ट्रिक्ट केयर यानी कि सबसे ज़्यादा ध्यान किस आइटम पर दिया जाता है इन एबीसी एनालिसिस। तो दोस्तों इन एबीसी एनालिसिस द स्ट्रिक्ट केयर रिक्वायर्ड ऑन ए आइटम। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जो हमारा ए आइटम होता है दोस्तों इसका नंबर ऑफ परसेंटेज कम होता है, यानी कि दोस्तों इसकी क्वांटिटी तो कम होती है लेकिन इसका प्राइस बहुत ही ज़्यादा होता है। ये हाई कॉस्टली आइटम्स होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा सही ऑप्शन है वो हमारा ए आइटम वाला है। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है दोस्तों और इसमें दिया है कि और यहाँ पर लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ ए आइटम इन एबीसी एनालिसिस। जी हाँ दोस्तों, मैंने बताया कि जो आपका एबीसी एनालिसिस के अंदर ए वाला आइटम होता है दोस्तों इसकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर दिया है 75%। तो हमारा 75% वाला ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। और दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा है द मीनिंग ऑफ वीईडी एनालिसिस। दोस्तों वीईडी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वाइटल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है वाइटल का मतलब क्या होता है, ये बिल्कुल ज़रूरी होता है। जैसे दोस्तों जीने के लिए पानी ज़रूरी है, खाना ज़रूरी है, तो ये सभी आपका वाइटल हो गया। इसके अलावा दोस्तों इसमें लिखा है एसेंशियल। तो दोस्तों यहाँ पर एसेंशियल का मतलब क्या होता है, आवश्यक। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है डिज़ायरेबल। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20 आ चुका है और इसमें दिया है कि
दी VED एनालिसिस बेस्ड ऑन, यानी कि VED एनालिसिस किस पे बेस्ड है? तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स कीपिंग व्यू द क्रिटिकलिटी टू प्रोडक्शन। यहाँ दोस्तों यहाँ पर क्रिटिकलिटी के मतलब होता है क्रिटिकल, और इसमें दिया स्पेयर पार्ट्स डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी, जिसमें कि वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो दोस्तों जो हमारा इसमें सही ऑप्शन है वो सही है ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों जो आपका VED एनालिसिस होता है ये स्पेयर पार्ट्स पर लागू होता है। दोस्तों जैसे आपके पास कोई फैक्ट्री है और वहाँ पर ढेर सारी मशीनें लगी हुई हैं, तो दोस्तों वहाँ पर उन मशीनों को चलाने के लिए जो स्पेयर पार्ट्स बिल्कुल ही ज़रूरी होते हैं उनको हम बोलते हैं वाइटल स्पेयर पार्ट्स बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर वो स्पेयर पार्ट्स नहीं होंगे तो आपका प्रोडक्शन का जो काम है वो रुक जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद इसमें दिया एसेंशियल दिया है। तो दोस्तों जो हमारा एसेंशियल के अंदर स्पेयर पार्ट्स होता है उनका भी होना ज़रूरी है, लेकिन दोस्तों उनका इंतज़ाम आप 1-2 दिन के अंदर उसको लगा सकते हैं, लेकिन ये भी एसेंशियल होते हैं, अदरवाइज आपका प्रोडक्शन का काम रुक जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें दिया है डिज़ायरेबल। तो दोस्तों इसके अंदर वो स्पेयर पार्ट्स आते हैं जिनको हम 5 से 6 दिन के बाद, हफ्ते दिन के बाद उसको हम कंपनी के अंदर ला सकते हैं, लेकिन तब भी हमारा प्रोडक्शन के ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों ये सभी हमारा डिज़ायरेबल के अंदर आते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 21 आ चुका है और इसके अंदर पूछा है कि द टाइम पीरियड बिटवीन प्लेसिंग एन ऑर्डर एंड इट्स रिसिप्ट इन स्टॉक इज नोन एज। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है लीड टाइम, इसको हम कहते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 22 आ चुका है और इसमें दिया है कि ABC एनालिसिस डील्स विद, यानी कि ABC एनालिसिस किससे डील करती है? तो दोस्तों ये डील करती है कंट्रोलिंग इन्वेंट्री कॉस्ट से, यानी कि जो हमारा A आइटम होता है ये बिल्कुल हाईली कॉस्ट होता है। इसके अलावा B आइटम आता है, C आइटम आता है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। तो इसमें दिया है कि इन ABC एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल A आइटम है। जी हाँ दोस्तों, जो A आइटम होता है उसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि वो वेरी हाई कॉस्ट आइटम होता है। इसके अलावा इसमें दिया है दोस्तों इंटरमीडिएट कॉस्ट, दोस्तों ये B आइटम होते हैं। और इसमें दिया है लो कॉस्ट, तो ये C वाले कैटेगरी के आइटम होते हैं। तो चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन आ चुका है। यहाँ पर दिया है A आइटम। A आइटम का मतलब दोस्तों क्या होता है, इनकी कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा होती है और यहाँ पर एक्स्ट्रा केयर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसमें दिया है B आइटम दोस्तों, तो दोस्तों जो हमारा B आइटम होता है उसका कॉस्ट इंटरमीडिएट होता है और इस पर दोस्तों मॉडरेट केयर की आवश्यकता होती है। और जो हमारा C आइटम है इसकी कॉस्ट लो होती है और यहाँ पर हमें लेस केयर की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको ABC एनालिसिस 100% समझ में आ गया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम देख लेते हैं और दोस्तों ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें पूछा है कि द EOQ, यानी कि इसका मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो दोस्तों जो हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो दोस्तों हम इसको ग्राफ, टेबल और फार्मूला तीनों से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा सही आंसर है वो हमारा चौथा वाला है कि ऑल ऑफ द अबव, यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को हम ग्राफ, टेबल और फार्मूला की मदद से इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद दिया फार्मूला ऑफ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो दोस्तों मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का जो फार्मूला होता है EOQ इक्वल, दोस्तों ये आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका बेसिकली फार्मूला एक ही होता है, वो ये होता है EOQ इक्वल √2UQ अपॉन C। तो दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कि यहाँ पर U क्या है, Q क्या है और C क्या है। तो दोस्तों आप इस फार्मूले को नेट पर सर्च कर लेंगे या फिर अपने बुक से देख लेंगे और यहाँ पर U क्या है, Q क्या है और C क्या है मैं आपको यहाँ पर इसको बता देता हूँ। तो दोस्तों जो यहाँ पर E लिखा था, E का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दोस्तों आप इसको नेट से देख लेंगे या फिर अपने बुक से लिख लेंगे इसको। इसके अलावा दोस्तों इसमें U लिखा था, U का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यूजेस या फिर कंजप्शन इन यूनिट्स ड्यूरिंग ए पार्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। और दोस्तों यहाँ पर दिया है O का मतलब क्या होता है, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। और इसमें और क्या दिया था, और इसमें दिया था C का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉस्ट ऑफ कैरिंग 1 यूनिट फॉर द पार्टिकुलर पीरियड। तो दोस्तों जो भी यहाँ पे फार्मूला दिया गया था
आप उसको नेट पर सर्च कर लेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला क्या होता है, और दोस्तों आप वहाँ से कुछ इसके 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी कर लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इसके ऊपर आ सकता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो दोस्तों जय हिंद, भारत माता की जय।